हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो कि है चुंबकत्व एवं द्रव और मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पर हम वेरी वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में आए हुए हैं या जिनके आने की बहुत अधिक संभावना है। मुझे पता है आपको इस क्लास का बड़े दिनों से इंतजार था। आज की ये क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप इस क्लास को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जहां भी आपको लाइक का बटन दिखे, लाइक कर दीजिए। मैं आशा करता हूं आप सभी ने लाइक और सब्सक्राइब और इस क्लास को जरूर शेयर किया होगा। इस क्लास को पॉज कर कर आप अपने आंसर दीजिए और क्लास के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं। यदि किसी पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता 0.999 है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। थोड़ा यहाँ और समझ लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय की आपेक्षिक चुंबकशीलता, और आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम म्यू आर से दर्शाते हैं। इसकी होती है 0 से कम यानी ऋणात्मक। और अगर हमसे पूछा जाता है लो चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, तो इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है 1 से बहुत अधिक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान 0, 1 से कम, 1 से अधिक या 1 के बराबर। इसके पहले ही दिया गया था, तो इसका आंसर आएगा 1 से अधिक। डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं? डोमेन बनते हैं लो चुंबकीय पदार्थ में। यहाँ समझ लेते हैं डोमेन होते क्या है। डोमेन पदार्थ के भीतर एक क्षेत्र है जहाँ परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, जिन्हें डोमेन कहते हैं। यह किसी चुंबकीय पदार्थ की एक बुनियादी संरचना है जो उसके चुंबकत्व के लिए जिम्मेदार होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान होता है 1 से अधिक, तो इसका आंसर आएगा 1 से अधिक। एक धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार करती है, तो धारावाही लूप किसकी तरह व्यवहार करती है? चुंबकीय द्विध्रुव की भांति। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एम द्विध्रुव आघूर्ण वाले दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए तो एक भाग पर चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा m/2। हम यहाँ एक बात और याद रख लेंगे, यहाँ इसको लिख लेते हैं हम नोट पॉइंट। अगर किसी दंड चुंबक को n भागों में विभाजित कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m/n हो जाता है। तो इस पॉइंट को हमें याद रखेंगे। अगर हमसे वो 3 भागों में बोले तो हमारा आंसर आएगा m/3। अगर 4 भागों में पूछे तो हमारा आंसर आएगा m/4। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल होगा, तो चुंबकीय बल हो जाएगा 4 गुना। यहाँ इस फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। F समानुपाती फॉर्मूला होता है m/m1m2/r²। यहाँ r के बारे में बोला है आधी करना है, तो r का मान करना है हमें 1/2। तो यहाँ F समानुपाती आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ इसको स्क्वायर खोलेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/4। अगर हम इस 4 को ऊपर ले जाएंगे
तो हमें आंसर मिलेगा 4। तो आंसर हो जाएगा 1/4, सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि दूरी बढ़ाने पर दूरी बढ़ाने पर दल बढ़ता है और दूरी घटाने पर बल घटता है। अगला पूछा गया है सही संबंध है। तो सही संबंध होता है B = μ × H। इसको हम सही मार्क कर कर चलेंगे। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, ताप पर निर्भर करती है बहुत अधिक। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक। क्यों होती है? इसका कारण है, जिसका अर्थ है यह ताप बढ़ने या घटने पर नहीं बदलती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इनकी अर्थात प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई, यह रहती है अपरिवर्तित और चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में थोड़ा सा आकर्षित होती है। यदि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य है तो वह होगा यदि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य है तो वो होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऐसा होता क्यों है, यहाँ देख लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिससे उनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को रद्द कर देता है और नेट चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है। जब एक चुंबक के सभी अणु एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो हम इस स्थिति को कहते हैं संतृप्तता। विद्युत चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहा रखता है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति एवं कम धारणशीलता। अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति, अधिक धारणशीलता, अधिक चुंबकशीलता तथा अधिक धारणशीलता, कम चुंबकशीलता तथा अधिक धारणशीलता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति एवं कम धारणशीलता। ऐसा क्यों? तो यहाँ आंसर में लिखा है विद्युत चुंबक नरम लोहे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि नरम लोहे में उच्च चुंबकीय पारगम्यता और कम धारणशीलता होती है, जिससे वह आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है। जब धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है और जब धारा बंद की जाती है तो यह तुरंत अपना चुंबकत्व खो देता है, जो इसे एक प्रभावी अस्थायी चुंबक बनाता है। कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ बोला गया है चुंबकीय प्रवृत्ति, तो हम पहले चुंबकीय प्रवृत्ति देख लेते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति को हम दर्शाते हैं काई एम से। और अगर देखा जाए चुंबकशीलता, चुंबकशीलता चुंबकशीलता को हम दर्शाते हैं म्यू आर से। यहाँ चुंबकशीलता है 1 से कम, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता, इसको हम आपेक्षिक चुंबकशीलता भी कहते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध, तो हम इसको याद रखेंगे। इसका संबंध होता है म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम। अगला दिया गया है क्यूरी ताप पर लो चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। तो क्यूरी ताप पर लो चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं अनुचुंबकीय। जैसा कि हम जानते हैं ताप बढ़ाने पर चुंबकत्व का मान घटता जाता है, यानी चुंबक का जो मान है चुंबकत्व का जो मान है वो कम हो जाएगा। अगर हम किसी लो चुंबकीय पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व धीरे धीरे नष्ट होता चला जाएगा
और वो अंत में क्या बन जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। जिस टेम्परेचर पर कोई लो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बनता है उसे ही हम क्यूरी ताप कहते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के क्यूरी ताप दिए गए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। कोबाल्ट का लगभग होता है 1394 डिग्री सेल्सियस। लोहे का होता है लगभग 769 डिग्री सेल्सियस। और निकल का होता है लगभग 358 डिग्री सेल्सियस। बोर मैग्नेटॉन का मान होता है, हम सभी जानते हैं, बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात कैपिटल एम का मात्रक है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है EH/4 पाई एम। अगर 4 पाई एम, अगर हम इसका मात्रक देखें, बोर मैग्नेट्रॉन का मात्रक मात्रक रहेगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसी बोर मैग्नेट्रॉन का मान पूछा जाए तो मान हमें याद रखना है 9.2 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में यहाँ आया है एच। इस एच को हम लोग कहते हैं, एच का मतलब होता है प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। जूल सेकंड इसकी इकाई है। देखा ना, आपको एक क्वेश्चन के साथ इतने सारे क्वेश्चन कैसे मिल गए। अगर हम इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन एक है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें पता चल जाती है। तो एक क्वेश्चन के साथ लगभग लगभग हमारे 2 से 3 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण है। चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण है विद्युत आवेश की गति। अब चुंबक में विद्युत आवेश कितने प्रकार से गति करता है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉन की गति। हम सभी को पता है प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु के चारों ओर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की होती है कक्षीय गति, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में घूमते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं कक्षीय गति। और दूसरा इसका कारण है घूर्णन गति, यानी स्पिन। घूर्णन गति का ही दूसरा नाम क्या है, स्पिन। इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, स्पिन। और यह स्पिन गति क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करें, यानी नोट पॉइंट समझें, तो हम याद रखेंगे प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या की जाती है कक्षीय गति के आधार पर। कक्षीय गति के आधार पर। और अगर हमसे पूछा जाए अनुचुंबकत्व की व्याख्या, तो हम बताएंगे कक्षीय गति प्लस घूर्णन गति, इसी को हम बोलते हैं चक्रण गति। एक वृत्तीय धारा के केंद्र पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एवं चुंबकीय प्रेरण के बीच कोण होता है। तो हम याद रखेंगे यहाँ कोण बनता है 0 डिग्री। एक छड़ की लंबवत समद्विभाजक रेखा पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है छड़ के लंबवत समद्विभाजक रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है द्विध्रुव के लंबवत। जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा द्विध्रुव के लंबवत, और इसे ही हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ऐसा किसमें होता है, ऐसा निरक्षीय स्थिति में होता है। अगर हम इसको डायग्राम से देख लें, तो डायग्राम, अगर हम यहाँ एक चुंबक बना लें और एक को हम दे दें साउथ पोल और एक को दे दें हम नॉर्थ पोल,
और यहाँ से एक सीधी रेखा ड्रॉ करें तो हमें यहाँ से मिलेगा, और एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करें, इसके जो लंबवत हमें यहाँ आंसर मिल रहा है, इसी के बारे में हमसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा द्विध्रुव के लंबवत। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की निग्राह्यता उच्च होनी चाहिए, निग्राह्यता कम होनी चाहिए, चुंबकीय धारणशीलता कम उच्च होनी चाहिए, या ए और सी दोनों। तो हमारा ए ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है, यानी दोनों की निग्राह्यता भी उच्च होनी चाहिए और धारणशीलता भी कैसी होनी चाहिए, उच्च, यानी चुंबक जल्दी से चुंबकत्व ग्रहण कर लेना चाहिए। लक्ष्य स्थिति में चुंबकीय के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ तक होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। तो यहाँ बोला गया है निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय स्थिति में आंसर हम लगाएंगे प्रति समानांतर। जब कोई बिंदु छड़ चुंबक के अक्षीय रेखा पर स्थित होता है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी चुंबकीय आघूर्ण की सदिश की दिशा के समान होती है। या ऐसा भी हो सकता है, किसी छड़ चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय आघूर्ण के होता है, तो याद रखेंगे, यहाँ आंसर आएगा प्रति समानांतर। इसका आंसर आएगा प्रति समानांतर। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ एक चुंबक बना लें, यहाँ एस पोल दे दें और यहाँ नॉर्थ पोल, तो चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से निकलती हैं, और हमें जो अक्षीय स्थिति में पॉइंट दिखाना पड़ता है वो इस चुंबक की अक्ष पर कहीं दूर दिखाना पड़ता है, इसलिए इनके बीच जो पॉइंट रेखा होगी वो होगी समानांतर। द्रव और गैस लो चुंबकीय पदार्थ नहीं होते, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं होते, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं होते, निर्वात के सदृश आचरण, तो इसका सही आंसर होगा लो चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। बाकी के ये दोनों ठोस, द्रव और गैस होते हैं। लेकिन अगर हम लो चुंबकीय की बात करें तो लो चुंबकीय होते हैं केवल क्रिस्टलीय ठोस। इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। किसी छोटे दंड चुंबक के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय बल क्षेत्रों के बीच का कौण होगा π/2, पाई या π/4, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा π/2। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम अक्षीय स्थिति देखें, अक्षीय स्थिति, तो इसमें हमें चुंबक की अक्ष के, तो हमें यहाँ चुंबक की अक्ष के आगे पॉइंट मिलता है। और अगर हम निरक्षीय स्थिति में देखें, यहाँ कुछ इस प्रकार से हम इसका डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिलता है वो इसके लंबवत निकलता है, इसलिए अगर हम इन दोनों को मिला दें तो जो डायग्राम बनेगा वो इस अक्ष के लंबवत बनेगा, इसलिए यहाँ आंसर आएगा π/2। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभाजित कर दिया है तो इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। तो किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, ध्रुव प्राबल्य, जड़त्वाघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ध्रुव प्राबल्य। यहाँ इसको डायग्राम की मदद से भी समझ लेते हैं। अगर हम चुंबक को लंबाई के लंबवत, इसका मतलब है लंबाई के लंबवत कितने भागों में काट रहे हैं, दो, तो एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जो पहले ध्रुव प्राबल्य था एम और एम, तो लंबाई के लंबवत काटने पर भी यही सेम टू सेम है। अगर इसी में पूछा जाता है इसमें क्या बदल जाता, तो इसमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कहने का मतलब है कैपिटल एम, बदल जाएगा। अगर हम इसी चुंबक को
चुंबक के समांतर काट दें, इसका मतलब है लंबाई के अनुदिश। तो अगर हम इसको लंबाई के अनुदिश काट दें तो इसका जो ध्रुव प्राबल्य है, पहले m था, अब जो ध्रुव प्राबल्य होगी वो m/2, यानी इसकी जो ध्रुव प्राबल्य है वो हो जाएगी आधी। अतिचालक पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होगा, हम सभी जानते हैं अतिचालक पदार्थ होते हैं प्रतिचुंबकीय। अतिचालक जो पदार्थ होंगे वो होंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक, तो इसके लिए इसका आंसर आएगा -1। और यहाँ बोला गया है कि अतिचालक पदार्थों की अपेक्षित चुंबकशीलता का मान, यानी म्यू आर का मान, म्यू आर का मान अतिचालक पदार्थों के लिए होगा 0। ऑप्शन नंबर सी। डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें, अगर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ टीसी का मतलब है क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, अगर यहाँ टेम्परेचर क्रांतिक ताप से ज्यादा है तो जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं किसी पदार्थ में से सीधी निकल जाती हैं, लेकिन का मान बढ़ जाए, क्रांतिक ताप का मान है वो इस टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, तो चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ में से नहीं गुजरती हैं, इससे क्या होने लगती हैं, प्रतिकर्षित। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होने लगती हैं, प्रतिकर्षित। और जब ये प्रतिकर्षित होती हैं तो इस पदार्थ में से ना निकलकर इसके अगल बगल से निकल जाती हैं। अगर हम ऐसा बोलें, इस बात को सबसे पहले किसने बताया था, इस बात को बताया था वैज्ञानिक माइसनर ने। इसलिए इसको हम कहते हैं माइसनर प्रभाव। यहाँ से हमारा दूसरा सेक्शन चालू हो गया है। दूसरे सेक्शन में दिए गए हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। तो देख लेते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला है चुंबकीय बल रेखाएं वक्र बनाती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार का वक्र बनाती हैं, बंद वक्र। अगर हम यहाँ एक चुंबक बना लें और यहाँ एन ले लें, यहाँ एस, तो चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। जिनकी दिशा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर और चुंबक के बाहर उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। यहाँ दिया गया है किसी चुंबकीय पदार्थ का प्रत्येक अणु होता है, तो प्रत्येक अणु ये पूर्ण चुंबक होता है, यानी इसमें चुंबक का गुण पाया जाएगा। और ये याद रखेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कौन सा गुण हर एक पदार्थ में पाया जाएगा, कौन सा गुण हर एक पदार्थ में पाया जाता है, तो हमें याद रखेंगे कौन सा गुण रहेगा, वो रहेगा प्रतिचुंबकत्व का गुण। लेकिन अगर बात करें, अरे हमें अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में चुंबकत्व के गुण ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए प्रतिचुंबकत्व का गुण हमें उनमें दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर बात करें प्रतिचुंबकत्व होता सब में है, चुंबकीय क्षेत्र बी में ध्रुव प्राबल्य m का द्विध्रुव बल का अनुभव करेगा, तो यहाँ याद रखेंगे F बराबर फॉर्मूला रहेगा m/b। ताप बढ़ाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी रहती है, अपरिवर्तित। चाहे आप ताप बढ़ाएं चाहे घटाएं, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर इस टेम्परेचर का, यानी इस तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यहाँ दिया गया है कि इस पदार्थ को आसानी से चुंबकित किया जा सकता है, तो याद रखेंगे लो चुंबकीय पदार्थ, लो चुंबकीय, हम लो चुंबकीय पदार्थ को बड़ी आसानी से ही चुंबकित कर सकते हैं। खालिस्तान चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है, तो याद रखेंगे यहाँ आएगा विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है, यदि हम करंट को बढ़ा दें या करंट को घटा दें। अगर करंट को बढ़ाएंगे तो विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ेगी, और अगर करंट को कम कर देंगे तो विद्युत चुंबक की सामर्थ्य घटेगी। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, हम सभी जानते हैं इसकी दिशा होगी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। यहाँ कुछ बातें और समझ लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो इसका मात्रक हमें याद रखना है, इसका मात्रक होता है
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आदर्श द्विध्रुव का आकार होता है, तो हम सभी जानते हैं आदर्श द्विध्रुव का आकार नगण्य होता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से, तो प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से क्या होंगे? प्रतिकर्षित। इसकी ट्रिक भी है, यहाँ प्रति लगा है, प्रति का मतलब होता है अलग होना, तो ये क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के कैसी होती है? तो याद रखेंगे यह ताप की होती है व्युत्क्रमानुपाती। अगला दिया गया है, अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के में लटकाने पर वह हो जाता है, तो वह क्षेत्र के समांतर हो जाता है। कैसा हो जाएगा? क्षेत्र के समांतर। अगर यही अनुचुंबकीय की जगह पर प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पूछा जाता, फिर हमसे पूछा जाता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के बाहर लटकाने पर क्या हो जाता है, तो यह याद रखेंगे, यह हो जाता है लंबवत। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने वह क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। शैथिल्य का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखेंगे शैथिल्य का गुण प्रदर्शित करते हैं लो चुंबकीय पदार्थ। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है नगण्य। या तो आंसर नगण्य लगाएंगे या तो फिर लगाएंगे शून्य। वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, हम सभी जानते हैं वायु क्या होता है? वायु एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। वायु एग्जाम्पल किसका है? अनुचुंबकीय पदार्थ का। तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, तो यहाँ आंसर लगाएंगे अल्प किंतु धनात्मक। इस स्लाइड में आपको कुछ मात्रक पूछे गए हैं, एक ना एक मात्रक आपको, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, आप राजस्थान, किसी भी बोर्ड को उठाकर देख लीजिए, इनमें से एक ना एक मात्रक आपको देखने को 101% मिलता है। तो इनके मात्रक के साथ साथ हम इनके और भी मात्रक देख लेते हैं, इसमें कैसे कैसे आते हैं। सबसे पहले पूछा गया चुंबकनशीलता, इसे हम चुंबकशीलता के नाम से भी जानते हैं। चुंबकशीलता, इसे हम दर्शाते हैं म्यू जीरो से। तो इसके मात्रक देख लेते हैं, तो इसके मात्रक होंगे न्यूटन प्रति प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एन अपॉन ए का होल स्क्वायर, या टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, या वेबर प्रति एम्पियर इंटू मीटर। हमें इतने मात्रक याद रखने हैं। बेसिकली हम इसको याद रख सकते हैं, इनको किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और देख लें, तो इसका जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है M L P-2 A-2। तो अगर हमसे चुंबकनशीलता या आप चुंबकशीलता का मान विमीय सूत्र भी पूछा जाए, तो हम विमीय सूत्र भी बता सकते हैं M L P-2 और A-2। यहाँ बोला गया ध्रुव प्राबल्य, तो ध्रुव प्राबल्य को हम दर्शाते हैं स्मॉल m से। इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक इसका मात्रक होगा, याद रखेंगे एम्पियर इंटू मीटर। और इसका अगर हम विमीय सूत्र देखें, तो इसका विमीय सूत्र होगा एम्पियर के लिए ए और मीटर के लिए एल, तो आंसर आएगा ए इंटू एल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसे दर्शाते हैं हम बी से, और इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, इसी को बोलते हैं हम चुंबकीय प्रेरण। इसी बी को हम एक नाम से और जानेंगे, इसी को कहते हैं हम चुंबकीय प्रेरण। तो चाहे हमसे चुंबकीय प्रेरण पूछा जाए, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए, तो दोनों के मात्रक एक ही रहेंगे। सबसे पहले तो इसका मात्रक याद रखेंगे टेस्ला या वेबर बटे मीटर स्क्वायर, या न्यूटन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
एम्पियर इंटू मीटर। अगर हम यहाँ इसके सीजीएस मात्रक की बात करें, इसका कौन सा मात्रक ले लें हम? एक सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक। तो इसका सीजीएस मात्रक होता है गॉस। और याद रखेंगे एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? 10⁻⁻⁴ गॉस। यहाँ बोला गया है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र की जगह पर हम इसको लिख लेते हैं चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता को हम दर्शाते हैं आई से, और इसका जो मात्रक रहेगा वो रहेगा मीटर अपॉन एम्पियर। अगर हम यहाँ देखें संबंध, चुंबकन तीव्रता आई बराबर होता है काई एम इंटू चुंबकन क्षेत्र। और चुंबकन क्षेत्र को हम दर्शाते हैं एच से। अगला है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई एम से, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। और वेबर या इसी को हम लिख सकते हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अगर आपने इस स्लाइड को पढ़ लिया तो आपका एक क्वेश्चन कहीं भी नहीं गया, 101% आना है। एमपी बोर्ड में तो फिक्स है, अगर आप बिहार बोर्ड से भी हो तो आपका एक 100% इसमें से आना ही आना है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए किसी भी ईयर का, और मिलाकर देख लीजिए, इस स्लाइड में से 101% क्वेश्चन आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, यहाँ स्लाइड खत्म होती है, यहाँ कुछ बातें याद रख लेते हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय के बारे में, क्या क्या वो हमसे पूछ सकता है। सबसे पहले हम प्रतिचुंबकीय को पढ़ लेते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये क्षेत्र के कैसे हो जाते हैं? लंबवत। सभी ऑब्जेक्टिव कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको भी याद करना जरूरी है, इसको भी याद करना जरूरी है। आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी म्यू आर, और म्यू आर का मान होता है 1 से कुछ कम। इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है काई, यहाँ एम लगाने भूल गए हैं, तो इसकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होगी काई एम, वो होगी अल्प किंतु ऋणात्मक। तो हम यहाँ ऋणात्मक से याद रख लेंगे। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एसटीपी पर, पानी, सोडियम क्लोराइड। तभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये जितने भी पॉइंट यहाँ बताए गए हैं सभी सभी एनसीईआरटी के हैं। तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से भी हो, ऐसा कुछ आने की संभावना रहती है। अगर इसी प्रकार हम अनुचुंबकीय के बारे में देखें तो ये प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये समांतर हो जाते हैं। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय लगभग एक से ही होंगे, क्योंकि इनमें भी, अनुचुंबकीय में भी चुंबक का गुण पाया जाता है और लोह चुंबक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जैसा अनुचुंबकीय होगा वैसा ही लोह चुंबकीय होगा, लेकिन इनमें जो लोह चुंबकीय है उनमें चुंबक का गुण कुछ ज़्यादा पाया जाएगा। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर 1 से कुछ होती है अधिक, यानी इसकी अगर म्यू आर का मान देखें तो म्यू आर का मान 1 से ज़्यादा होता है। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो होती है अल्प किंतु धनात्मक, यानी इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति आएगी काई एम, वो आएगी प्लस की। और ये भी कैसे हो सकते हैं? ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, और गैस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एसटीपी पर, और कॉपर क्लोराइड। अब बढ़ते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ की तरफ। लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, ये द्रवल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ प्रबल चुंबक था तो यहाँ आ गया द्रवल चुंबक। ये चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के हो जाते हैं समांतर। तो जैसे अनुचुंबकीय समांतर हो रहे थे, ऐसे ही लोह चुंबकीय भी समांतर होंगे। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है, यानी म्यू आर होती है इनकी 1 से बहुत ज़्यादा, और चुंबकीय प्रवृत्ति भी इनकी होती है उच्च। अब प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय तो दिए गए थे ठोस, द्रव और गैस, लेकिन जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैलोडियम और एल्लिको। एल्लिको क्या है? एल्लिको एक मिश्र धातु है जो कि बनी है एल्यूमिनियम, निकल प्लस कोबाल्ट से। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, कुछ बातें हमें जानना जरूरी हैं। जैसे अगर हम याद रखें, एक अकेले
चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और हमसे अगर पूछा जाए चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक की प्रभावी लंबाई, तो चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है वो 5/6 गुणा चुंबक की ज्यामितीय लंबाई के बराबर होती है। चुंबक की जो प्रभावी लंबाई है इसे दर्शाते हैं हम 2L से। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगर हमसे चुंबक की एक छोटे दंड चुंबक की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में संबंध होता है अक्षीय स्थिति बराबर 2 गुणा निरक्षीय स्थिति। अगर हमसे पूछा जाए निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव का मान, तो जिस प्रकार से विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय विभव का मान भी क्या होगा? शून्य। तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको कुछ हटके क्वेश्चन मिले होंगे। इस क्लास में आपको कुछ हटके 100% मिला होगा जो दूसरों की क्लास में नहीं है। अगर आपने इस क्लास को देखा है तो आपने कुछ ना कुछ 100% सीखा होगा और आप अपने आप से भी सीख सकते हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं। 15 से 20 मिनट की क्लास है और अगर आपने इसको देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो एक बार फिर से नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। राधे राधे।